वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने सेक्शन 20 तक डिस्कस कर लिया था और मैंने समझा दिया था आपको कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो डेफिनेशन थी विद इलस्ट्रेशंस के क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट विद इलस्ट्रेशन मैंने आपको समझा दिया था विद भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ कंपेयर करके कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर क्या क्या ऐड हुआ है, क्या रिमूव हुआ है। अब उससे आगे की सेक्शंस हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेक्शन 21 एंड 22 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे सेक्शन 21 की, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 19 होगी। सिर्फ नंबर चेंज हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं है। जो सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट में थी वो अब सेक्शन 19 होगी। इतना ही आपको याद रखना है। जब ये लागू हो जाएगी तब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेक्शन 21 की बात करें तो ये बात करती है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन। तो जिस व्यक्ति ने एडमिशन दिया है उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो उसने स्टेटमेंट दी है, जो एडमिशंस बनेंगी उस व्यक्ति के अगेंस्ट प्रूव करने की बात करता है ये। और दूसरी बात, या उसके बिहाफ पे किसी और ने स्टेटमेंट दी हो तब भी उसी के अगेंस्ट यूज होगी। तो सिर्फ इतनी बात करता है। तो आपको मैं बताऊं, एडमिशंस आर रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड as against the person who make them or his representative in interest। पहली बार एडमिशंस होंगे वो रेलिवेंट हो जाएंगे इस सेक्शन के अंदर और उन्हें प्रूव भी किया जा सकेगा। किसके अगेंस्ट रेलिवेंट हो जाएंगे? जिस व्यक्ति ने वो स्टेटमेंट बनाई है, वो एडमिशन जो स्टेटमेंट जो उसने दी है, जो एडमिशन बनेगी उसी पर्सन के अगेंस्ट। सपोज करो, मैं आपको ऐसे समझाऊं, ये ए व्यक्ति है, इसने कभी कोर्ट में या किसी और प्लेस पे, घर में या किसी और जगह कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट बनाई। अब वो एज एडमिशन हो गई। जो पीछे सेक्शन से एडमिशन की हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, एडमिशन क्या होता है। एडमिशंस की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी। एडमिशंस क्या होगा? कोई स्टेटमेंट होगी, एनी स्टेटमेंट। किस फॉर्म में होगी? डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकती है, वो ओरल फॉर्म में हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, डिजिटल फॉर्म में हो सकती है। ठीक, उसके अंदर होगा क्या? वो कोई इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रही होगी। किसके लिए? फैक्ट एंड इशू के लिए या रेलिवेंट फैक्ट। वो कोई सजेशन दे रही होगी अनुमान लगाने के लिए, इन्फ्रेंस निकाल रही, कोई अनुमान निकालती हो फैक्ट एंड इशू के लिए, वो रेलिवेंट हो जाएगी, वो एडमिशंस कहलाएंगी। दूसरी मैंने ये बताई थी कि स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्री हो या ओरल हो या डिजिटल फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, बट वो पर्टिकुलर किसी पर्सन के द्वारा पर्टिकुलर किसी कंडीशंस में दी गई हो जो आने वाली सेक्शंस में कहीं रेलिवेंट हो रही हो, तो एक एडमिशन वो भी हो जाएगी। तो एडमिशन दो ही तरीके की मैंने बात करी थी। अब वही चीज समझो कि ए व्यक्ति, इसने कोई स्टेटमेंट दी। अब आप इसे पहले वाले से ही ले लो। इसने ओरल एक स्टेटमेंट दी, अब वो कोर्ट में इसको एडमिशन बना लिया। ठीक, कोर्ट में दी इसने, तो ये एडमिशन के तौर पे। अब इसको प्रूव किया जाएगा किसके अगेंस्ट? ये बात कहना चाह रही है, एडमिशन आ गया कोर्ट के अंदर, एडमिशन आ गई इसकी बात जो थी। अब ये जो बात इसने कोर्ट ने कही और इस कोर्ट में जो एडमिशन है, ये इसी के अगेंस्ट यूज की जाएगी। ए व्यक्ति के, बी के अगेंस्ट नहीं कर सकते, सी के अगेंस्ट नहीं कर सकते। किसके अगेंस्ट होगी? ए के अगेंस्ट। ये बात ये कर रहे हैं, एडमिशंस आर रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड। एडमिशंस रेलिवेंट होंगी और प्रूव की जा सकेंगी। किसके अगेंस्ट? Who makes them, जो इनको बना रहा है। अब पहली बात तो ये होगी कि इसके अगेंस्ट, चाहे इसने फिर
ये पर्टिकुलर किसी दूसरी जगह दी हो, अगर इनको भी प्रूव करना होगा तो इसी के अगेंस्ट यूनिवर्सल रूल आप समझ लो एक, कि जो स्टेटमेंट जो एडमिशंस हैं वो अगर प्रूव करने की बात आएगी तो वो किसके अगेंस्ट प्रूव करा जाएंगे, जिसने बनाए हुए हैं। या दूसरी बात क्या, और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। मैंने पीछे बताया था रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे सपोज करो पर्टिकुलर ए जो है इस प्रॉपर्टी के लिए कोई एडमिशन करता है, स्टेटमेंट बनाता है कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब ये बी को कर देता है आपने अपॉइंट, और बी इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कोई स्टेटमेंट देता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट जो एडमिशन हुई है कोर्ट के अंदर, इसको अगर बात प्रूव करने की होगी ना तो वो ए के अगेंस्ट ही होगी, जो बना रहा है उसके अगेंस्ट ही होगी। और बनाने वाला कौन है, इसके लिए तो बनाई जा रही है, तो इसके अगेंस्ट ही होगी प्रूव। यू गेटिंग माय पॉइंट? but they cannot be proved by or on behalf of the person who make them or by his represented in interest except in the following case। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि जनरल रूल तो क्या है कि जिसने वो स्टेटमेंट बनाई है या उसकी रिप्रेजेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है, वो एडमिशंस को अगर प्रूव करने की बात आएगी तो प्रूव उसके अगेंस्ट ही करे जाएंगे, यूनिवर्सल रूल है। पर ये कह रहे हैं कि इसके एक्सेप्शंस 3 हैं, तो 3 एक्सेप्शंस कौन से है वो समझ लेते हैं। पहला एक्सेप्शन हो गया इसका ये, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड इट वुड बी रेलिवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 32। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो 32 है वो अब 26 सेक्शन होगी, तो इसलिए 26 यहां लिखा हुआ है। अब 32 की बात करिए, पहली लाइन ये कहती है कि एक स्टेटमेंट का कोई ऐसा नेचर है, एडमिशन का कोई ऐसा नेचर है जिसको जो देने वाला व्यक्ति है वो डेड कर गया है, तो वो रेलिवेंट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32। अब 32 किसकी बात करता है, 32 करता है बात डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। तो डाइंग डिक्लेरेशन में ना सिर्फ वो व्यक्ति आता है जिसकी डेथ हो गई हो अपनी स्टेटमेंट बनाते वक्त, वो व्यक्ति भी जो मिल नहीं रहा हो, जो कुड नॉट बी फाउंड, जो फाउंड नहीं किया जा सकता, या वो व्यक्ति जो कैपेबल इनकेपेबल है स्टेटमेंट देने के लिए अब, पर उसने पहले कभी दी पर आज उसकी ऐसी कंडीशन है कि वो इनकेपेबल है, मतलब अनसाउंड माइंड हो गया, आज दे नहीं सकता ऐसी स्थिति में, और कुड नॉट बी फाउंड मतलब वो खो गया, पता ही नहीं चल रहा कहां गया। तो उसकी जो उसने जो स्टेटमेंट बनाई होगी डॉक्यूमेंट में या कभी कोई रिकॉर्डिंग हुई डिजिटल फॉर्म में, उसकी वो स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिशन हो जाएगी, और जो एडमिशन होगी यहाँ पे उस एडमिशंस को उसके न सिर्फ अगेंस्ट बल्कि उसके फेवर में भी प्रूव किया जा सकता है। यूनिवर्सल रूल तो है कि जो स्टेटमेंट देगा, जो एडमिशंस होंगे, अगर उन्हें प्रूव करने की बात होगी एडमिशंस को, तो वो उसके अगेंस्ट ही किए जाएंगे। पर एक्सेप्शंस में अगर बात 32 की है तो क्या होगा, उसके मैंने जो बताई आपको उसके फेवर में भी की जा सकती है। तो एक्सेप्शन नंबर 1 तो ये हो गया, मैंने आपको समझा दिया। एक्सेप्शन नंबर 2 समझो इसका। एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2 ये है कि एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंट ऑफ any state of mind or body relevant of an issue made at or about the time when such state of mind body existent and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। ठीक, तो ये कह रहे कि कोई स्टेटमेंट ऐसी कंडीशन में बनाई गई है जो एग्जिस्टेंस करती हो उसकी स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड और कंडक्ट, तीनों चीज को अकम्पनीड बाय कंडक्ट, तीनों चीजों को दिखाता हो, और ऐसी इम्प्रोबेबिलिटी है कि उसको सत्य ही माना जाएगी, उसकी सत्यता पे कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि ये सत्य ही है। ऐसी कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, वो जो एडमिशन है अगर उसे प्रूव करने की बात होगी तो वो एडमिशंस
उसके फेवर में भी प्रूव किया जा सकता है, ना कि सिर्फ अगेंस्ट। यूनिवर्सल रूल अगेंस्ट का है, पर यहाँ पे फेवर में किया जा सकता है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे कि सपोज करो कि एक ए व्यक्ति है, उसके ऊपर ये एलिगेशन है कि उसने चोरी के जो स्टोलन सामान उसने लिए हैं, ठीक है, और ठीक उसने चोरी के सामान रिसीव किए हैं जानते हुए कि ये चोरी के हैं। उसके ऊपर ये एलिगेशन है। ये जो ए है, इसके ऊपर एलिगेशन ये है कि इसने चोरी के सामान रिसीव करे हैं और इसको इस बात की नॉलेज भी थी। अब क्या होता है कि एक बी पर्सन है, वो कोर्ट में आके ये बयान देता, अपनी स्टेटमेंट देता कि सर, एक दिन मैं जब ए के पास गया, मैं कुछ सामान खरीदने, तो ए ने उस सामान को मुझे मार्केट वैल्यू से ₹1 कम में नहीं दिया और इसने मुझे मना कर दिया वो सामान देने से। तो जो ये स्टेटमेंट, अब जो ये स्टेटमेंट जो है, ये इसके फेवर में भी इस्तेमाल की जा सकती है, ना कि अगेंस्ट। तो इसमें तीनों चीजें आ गई। एक तो उसका स्टेट ऑफ माइंड, भाई वो स्टेट ऑफ माइंड ये चीज दिखा रहा है कि भाई साहब, चोरी का सामान तो आदमी आधे पौने रेट में निकालेगा ना, जल्दी से जल्दी, पर उसका स्टेट माइंड वो कह रहा है मैं मार्केट रेट से 1 पैसे कम में नहीं बेचूंगा। इट मींस ये दिखा रहा है कि उसने जेन्युइन रेट पे परचेज करा है, वो घाटे में क्यों बेचेगा। दूसरी बात, उसने जब वो व्यक्ति जाने लगा ना, तो उसने तब भी नहीं दिया उसे कि मैं दूंगा ही नहीं, और उसका सामान बिका नहीं, उसके पास रखा ना। तो इट मींस चोरी का सामान कोई क्यों रखेगा, वो तो ये चाहेगा कि जल्दी जल्दी निकाल ले, कुछ कम में ही चला जाए, ठीक। और जो था, ये खाली स्टेटमेंट नहीं थी केवल, ये पूरा उसकी स्टेटमेंट प्लस कंडक्ट भी दिखा रहा था साथ में, और ऐसी सत्यता की ओर जा रहा है कि ये सत्य ही होगा। तो फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल जो वाली बात करी मैंने, ये करी, ये आपका इलस्ट्रेशन ही है, ठीक। सेम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका ए जो है, उसके ऊपर ये एलिगेशंस है, ठीक है, कि उसने जानबूझकर उसकी पोजीशन से कुछ नकली सिक्के मिले हैं, ठीक है, और वो जानबूझ के उसने ये सिक्के लिए हैं, जानबूझ के चलाने के लिए, ये नकली और चलाने के लिए लिए हैं। अब जो ये ए व्यक्ति है, इसके ऊपर ये एलिगेशन है कि इसे काउंटरफीट करेंसी मिली है और इसे पता था कि ये नकली सिक्के हैं, ठीक है, ए के ऊपर एलिगेशन है। अब ए क्या करता है, कुछ दिन के बाद किसी और के पास जाता है और वहां पे जो करेंसी चेक करते हैं लोग, उनसे चेक करवाता कि यार ये सिक्के नकली हैं कि असली हैं। तो उसके ये सिक्के चेक करवाना, ठीक है, ये उसका क्या दिखाता है, कंडक्ट दिखाता है, स्टेटमेंट दिखाता है, ठीक है, और इसका स्टेट ऑफ बॉडी दिखाता है। तो ये चीज अगर प्रूव करी जाएगी, इस एडमिशन को अगर प्रूव करा जाएगा, तो ये न सिर्फ इसके अगेंस्ट बल्कि इसके फेवर में भी प्रूव की जा सकती है। मैंने बताया कि ये एक्सेप्शन है, दो तो मैंने एक्सेप्शन ये बता दी, तीसरा बता दिया, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। तो ये बात कर रहे हैं कि एडमिशन मे बी प्रूव्ड, कौन से प्रूव करे जाएंगे, इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज देन, मतलब वो एज अ एडमिशन तो रेलिवेंट नहीं है, पर एडमिशन के अलावा किसी और वजह से वो स्टेटमेंट रेलिवेंट है। अगर वो प्रूव की जा सकती है, जैसे कोई एडमिशन तो नहीं है, कोई और स्टेटमेंट है, अदरवाइज एडमिशन जो मैंने पढ़ी सेक्शंस, उनकी जो क्राइटेरिया है उसमें वो फुलफिल नहीं कर रही है, जो थर्ड इनका एक्सेप्शन है। तो अदरवाइज देन एज एन एडमिशन, तो अदरवाइज होगी कोई ऐसी स्टेटमेंट, तो वो भी क्या करी जाएगी, उसके फेवर में प्रूव की जा सकती है। जनरली तो अगेंस्ट करी जाएगी उसके, जिसने दी स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट ही देखी जाएगी। यहाँ पे ये फेवर में है। अब यहाँ पे मैं आपको एक, ये जो पहला वाला मैंने जो आपको ऑप्शंस बताया था, जो डेफिनेशंस के अंदर जो जनरल रूल है, एक इसका एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं, इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जैसे कि ये ए और बी है, ठीक है,
ए किसी डीड को बताता है कि ये जेन्युइन है, बी कहता है कि ये फॉल्स है। एक डीड है, ए इसको जेन्युइन बोल रहा है और बी है ये फॉल्स बोल रहा है। तो ए की स्टेटमेंट इसको जेन्युइन बता रही है, एडमिशन है, बी की स्टेटमेंट इसको फॉल्स बता रही है, एडमिशन है। तो इन दोनों की स्टेटमेंट इनके अगेंस्ट ही यूज की जा सकती हैं। जनरल रूल तो ये है। अब ये सपोज करो कि ए व्यक्ति एक जो जिसको ये जेन्युइन बना रहा था, ये कहीं और मान के चलो ये कोर्ट की जगह दूसरा कोई प्लेस है, यहाँ पे किसी के फोन में ऐसी रिकॉर्डिंग करवा देता है कि यार वो मैं ऐसा था कि मैं तो इंटेंशनली जानबूझ के कोर्ट में बोल लूंगा जनरल, पर एक्चुअल में ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है ना, ये एडमिशन हो जाती है, तो इसको इसके ही अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट ही प्रूव किया जा सकता है। ऐसे ही सेम बी के जो ये फॉर्ज बोल रहा है, ये कहीं पे जाके सपोज करो इस जगह पे जाके बी, और यहाँ पे ये बोल देता है पर्टिकुलर किसी जगह किसी दोस्त के पास या कहीं लिख के देता है डॉक्यूमेंट पे कि यार मैं जनरली एक्चुअल में तो मेरे पास पेपर जो है ये क्या है, असली है। जो ए के पास पेपर है वो असली है, मैं तो एवी बोल रहा हूं। तो जो इसकी स्टेटमेंट बी की है ना, जो उसने इस बार बोला है कि उसका नकली है, ये असली है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि फॉर्ज है, तो इसकी स्टेटमेंट बी के अगेंस्ट प्रूव की जा सकती है। तो मैंने बता दिया जनरली तो जो स्टेटमेंट जो एडमिशन जिसके हैं वो उसी के अगेंस्ट प्रूव किए जा सकते हैं। और 3 कंडीशंस जो मैंने बताई एक्सम्पशन, एक तो 32 वाली आई, डाइंग डिक्लेरेशन वाली बात आई। दूसरी बात ये कि स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ नेचर और कंडक्ट, और ऐसी चीज शो कर रही हो कि जो बात, ये जो चीज है ना, ये इम्प्रोबेबल है, मतलब सत्य ही है, ये झूठ नहीं होगी। ऐसा मान के इम्प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये सत्य है। इम्प्रोबेबिलिटी मतलब है कि ये बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं इसके कि ये सत्य ही होगा। ठीक है। दूसरी बात तो ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल अभी आपको समझा दिया था मैंने कि उसका इस तरह से काउंटरफीट करेंसी का लेना, और जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि एलिगेशन थी कि उसने नोइंगली रिसीव करी, पर उसका भाई साहब जाके वो सिक्के का चेक करवाना, तो ये क्या दिखा रहा है, उसका कंडक्ट दिखा रहा है, और उसकी जो स्टेटमेंट है जो वहां पे बोल रहा है उनसे कि भाई इसको चेक कर दो, उसकी स्टेटमेंट है, अनकंपनीज हो गई, पूरी एक स्टोरी बन रही है प्रॉपर। तो प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो क्यों चेक कराएगा, अगर जिसको पता हो सिक्के के बारे में कि असली है नकली, तो वो क्यों सिक्का चेक करवाएगा। तो 3 कंडीशन थी। एक दूसरी बात ये कि अदरवाइज एडमिशन वो भी रेलिवेंट हो जाएगा तो उसके फेवर में। तो 3 जो एक्सेप्शंस हैं उन कंडीशन में तो उसके फेवर में भी करी जा सकती है। पर इसके अलावा यूनिवर्सल रूल ये है कि जो स्टेटमेंट बनाएगा देगा, एडमिशंस जो उसने स्टेटमेंट जो एडमिशंस बनती है, जो एडमिशंस उसने दिए हैं वो एडमिशंस को अगर बात प्रूव करने की बात होगी तो उसके अगेंस्ट ही करे जाएंगे। जनरली यूनिवर्सल रूल ये है। पर 3 जो मैंने कंडीशंस बताई है इनमें उसके अगेंस्ट भी किया जा सकता है। मैंने इलस्ट्रेशन आपको समझा दिए इसके अच्छे से। अब इसकी जो इलस्ट्रेशन है जो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं, द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर अ सर्टेन डीड इज और इज नॉट फॉल्स, ए अफर्म दैट इट इज जेन्युइन, बी दैट, जो मैंने अभी आपको ये एग्जांपल बताया था। ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका यूनिवर्सल रूल से। तो ए बी की जो स्टेटमेंट होंगी ना, ठीक है, ए में प्रूव स्टेटमेंट बाय बी दैट द डीड इज जेन्युइन एंड बी में प्रूव स्टेटमेंट बाय दैट डीड इज फॉल्स, बट ए कैन नॉट प्रूव स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द deed is genuine nor can be prove a statement by himself that the deed is false। तो ये मैंने इलस्ट्रेशन ली है। क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन से ही बनते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन कई बने हैं, तो इलस्ट्रेशंस आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है। ये सारी इलस्ट्रेशंस आपने अपने वेयर एक्ट से पढ़नी है। इनके एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। जो भी इलस्ट्रेशंस हैं इनके सारे एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं। इलस्ट्रेशन में ये 26 लिख के जो आ रहा है उसका रीजन ये, जो 26 लिख के आ रहा है इसका रीजन ये है कि यहाँ पे 32 है। 32 डाइंग डिक्लेरेशन को करता है। डाइंग डिक्लेरेशन मैंने अभी आपको पूरी नहीं बताई है, आगे आने वाले चैप्टर में मैं डाइंग डिक्लेरेशन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। उसमें एक जो ये वाला मैं आपको और समझा देता हूँ जो रह गया था, ये वाला, ए द कैप्टन ऑफ अ शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे, एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप वाज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। इनके ऊपर ये एलिगेशन है ना, कि ये शिप को गलत उसमें डायरेक्शन में ले गए और उन्होंने डुबो दिया। तो इसमें होता क्या है, इसमें ए प्रोड्यूस अ बुक केप्ट। अब इसमें जो ए व्यक्ति है जो कैप्टन है वो उसकी एक डायरी मिलती है, उसमें वो डेटा एंट्री करता है कि अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, अब हमने ये डायरेक्शन लिए। तो उसकी डायरी की जो एंट्रीज है ना
वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कोर्स ऑफ बिजनेस, जो डाइंग डिक्लेरेशन का सब क्लॉज 2 में जो कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करता है कि एक ही पर्टिकुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, मैंने बताया एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो, तो एज ए कोर्स ऑफ बिजनेस डाइंग डिक्लेरेशन 32 में ये एक्सेप्शंस के अंदर उसके फेवर में की जा सकती है और कैप्टन को वही किया जा सकता है। 26 इसीलिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 26 लिखा हुआ है, एक्चुअल में इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये 32 होगी। ठीक है, तो जहां जहां ये 26 लगाइए एविडेंस एक्ट के अंदर 32 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है 22 है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर हमारी ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर हमारी जो ये है वो सेक्शन क्या हो जाएगी 20। ठीक है, इतना ही चेंज है। When oral admission as to content of document are relevant। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का जो ओरल एडमिशन है कब रेलिवेंट हो जाएगा इसकी बात करता है। ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट अनलेस एंड अनटिल, कब तक ये रेलिवेंट नहीं होगा ओरल एडमिशन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट का, अनलेस एंड अनटिल जब तक कि पार्टी proposing to the prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the content of such, तो जो कंटेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट है उसके लिए कोई सेकेंडरी एविडेंस नहीं दिया जाता तब तक इसको प्रूव नहीं किया जाता, तब तक ये रेलिवेंट नहीं होगा। इस डेफिनेशन से अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है और ना इन फ्यूचर में बनेगा, और बाकी एग्जामिनर का आप कुछ नहीं कह सकते क्या मूड आए क्या हो, इसीलिए मैंने ये सेक्शन आपके लिए डाल दी है। बाकी वैसे क्वेश्चंस अभी तक मैंने देखा है तो उससे अभी तक आपके लिए नहीं बनाया, ना प्री से ना मेन से। इससे पहले जो सेक्शन 21 थी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन थी, इससे क्वेश्चन हर बार बनता है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन निकलता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं काफी, और इलस्ट्रेशन से स्पेशली जो सेक्शन 21 मैंने इससे पहले किए। प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स व्हाइल नोइंग देम टू बी स्टोलन। अब ए के ऊपर क्या है, ए एक एक्यूज है किसका, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब वो चोरी के सामान खरीदने का एक्यूज है, व्हाइल नोइंग देम टू बी स्टोलन, ये जानते हुए कि वो चोरी किया। उसके ऊपर मतलब एक ए है, एक व्यक्ति एक्यूज है, उसके ऊपर ये एलिगेशंस आए हैं कि उसने चोरी के सामान जो है गुड्स खरीदे हैं ये जानते हुए कि वो चोरी के हैं। ही ऑफर्ड टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज्ड टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू ही में, उसको अब जो एक्यूज है ये क्वेश्चन की उसको ऑफर मिला था कि जो मार्केट वैल्यू जो रेट जो प्राइस है उसके वो उससे कम पे दे दे, तो उसने क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, नॉट प्रूव दिस स्टेटमेंट, क्या इस स्टेटमेंट को प्रूव नहीं किया जा सकता। प्रूव इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज देन एन एडमिशन। ठीक, prove it as it is explanatory of conduct influenced by fact and issue, none of the above। कौन सा होगा आप सोच लीजिए। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सेक्शन 21 के इलस्ट्रेशन से जो मैंने अभी आपको समझाया, और अभी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, prove it as it is explanatory of conduct influenced by fact in issue। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मेरे दोस्तों मैं आज की लेक्चर को यहीं पे आज समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। तो आप मेरे इस QR कोड को स्कैन करके इजीली फ्री में PDF ले सकते हैं और जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। आप सब्सक्राइब करें, इसको वॉच करें, देखें, लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोस आगे बनाऊं इसके लिए। बाकी अगर आपकी कोई और क्यूरीज है इससे रिलेटेड तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वहां पे भी आपको आंसर दे दूंगा। जुडिशरी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए। फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।